Good morning students, how are you? You are welcome to CRN International Online Classes. आज का आपका असाइनमेंट नंबर 63 फॉर हिंदी मीडियम, 46 फॉर इंग्लिश मीडियम, दोनों का सेम टॉपिक है रिनेसेंस इन 14th सेंचुरी, 14वीं सदी के अंदर पुनर्जागरण। ये हम टॉपिक आज लेके चलेंगे। पुनर्जागरण, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। पुनर्जागरण होता क्या है? पुनर्जागरण एक ऐसी स्थिति का नाम होता है जिसके अंदर एक समाज या फिर किसी राज्य के अंदर एक पहले जैसी सिचुएशन, एक बार पहले उन्नति हो चुकी है, विकास हो चुका है, वह अपनी ऊंचाइयां छू चुका है, कोई समाज अपनी ऊंचाइयां छू चुका है, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा चला गया जिस दौरान उसका विकास धीमा हो गया या रुक गया, फिर दोबारा से उसने विकास की गति पकड़ ली। जैसे कुछ शताब्दियों तक उसने विकास नहीं हुआ, उसके बाद फिर दोबारा से उसका विकास होने लगा। तो ऐसी परिस्थिति में उसको पुनर्जागरण कहा जाता है। पुनर्जागरण का मतलब दोबारा से जागृत होना या दोबारा से विकास की तरफ उन्मुख होना, उसे हम पुनर्जागरण कहेंगे। इसमें हम यूरोप को पुनर्जागरण के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। इटली, जो कि रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा था, रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा इटली होता था, आधुनिक इटली। इटली के अंदर रोम जैसे शहर पूरे विश्व में विख्यात होते थे। फ्लोरेंस, वेनिस, जेनेवा, ऐसे शहर बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। लेकिन कुछ समय 12वीं से 13वीं सदी तक आते आते रोमन साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होने लगा और पूरी तरीके से विकास जो था वो धराशायी हो गया और पतन की तरफ उन्मुख हो गई सभ्यता। अब आने वाला जो समय था, मंगोल साम्राज्य के द्वारा विस्तार ऐसे समय पर किया गया, उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र को जीत लिया। उनके इतने बड़े क्षेत्र को जीतने की वजह से वेस्टर्न यूरोप के कुछ देश और डायरेक्टली चाइना, मंगोलिया से डायरेक्टली जुड़ गए, यानी पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार सुनिश्चित हो गया। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका तक का क्षेत्र राजनीतिक रूप से एक होने की वजह से, क्योंकि मंगोलों का क्षेत्राधिकार उत्तरी अफ्रीका तक था, उत्तरी अफ्रीका के लोग और पश्चिमी एशिया तक के लोग वो पूरी तरीके से एक ही राजनीतिक इकाई का हिस्सा बन चुके थे। इस तरीके से उनके बीच एक एकता का भाव पैदा हुआ, विभिन्न भाषाओं का आपस में आदान प्रदान हुआ, उनके साहित्य का आदान प्रदान हुआ। इसके अलावा क्रूसेड्स हुए हैं, धर्म युद्ध जिन्हें कहा जाता है। तो धर्म युद्ध के अंदर साफ साफ समझ में आता है कि उसमें एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों से पूरी तरीके से प्रभावित होना सामने आता है। इसके अंदर ईसाई लोगों ने बैथलेहम शहर को अपने नियंत्रण में लेकर और मर मिटने तक प्राण न्यौछावर किए। बहुत बड़ी संख्या में वहां पे ईसाई लोग मारे गए तुर्क लोगों के कब्जे से बैथलेहम शहर को आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि बैथलेहम शहर उनका पवित्र शहर था। जिस तरीके से मक्का और मदीना मुस्लिमों के लिए पवित्र हैं, ठीक उसी तरीके से ईसाइयों के लिए पवित्र शहर बैथलेहम या जेरूसलम इसको बोलते हैं। ये बहुत पवित्र शहर माना जाता है क्योंकि इसका डायरेक्टली लिंक किसके साथ है? ईसा मसीह के साथ है। अब पूर्व और पश्चिम के लोगों के बीच विचारों को लेकर आदान प्रदान हुआ, विभिन्न भाषाओं को लेकर आदान प्रदान हुआ, ट्रांसलेशन देखने को मिली। एक अरबी भाषा से साहित्य का ट्रांसलेशन दूसरी भाषाओं के अंदर लैटिन भाषाओं में, यूनानी भाषाओं में किया गया। यूनानी और लैटिन भाषा का जो ट्रांसलेशन था वो चाइनीज लैंग्वेज में या फिर दूसरी अन्य भाषाओं के अंदर उसे किया गया। इससे बड़ा मतलब संचार और संप्रेषण हुआ, आपस में एक दूसरे की जानकारियां साझा हुई। इसके अंदर सबसे पहले पीटरबर्ग ने क्या बताया? पीटरबर्ग एक विद्वान हुए, एक इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने बताया, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, हैव सजेस्टेड दैट बर्कहार्ट वाज एक्सगरेटिंग, कि बर्कहार्ट ने ये कहा है कि एक 12वीं से 13वीं सदी के अंदर विकास बिल्कुल रुक गया
और उस समय किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ, उस समय विद्वानों का जन्म होना बंद हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण कही है, बढ़ा चढ़ाकर की किसी सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए कही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। ज़्यादातर विद्वान इसके विपक्ष में हैं। वो बोलते हैं कि कोई भी सदी ऐसी नहीं जब किसी विद्वान का जन्म ना हुआ हो, ऐसी कोई सदी नहीं जब विकास ना हुआ हो या किसी भी क्षेत्र के अंदर विकास ना हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इनकी बात को अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है रिनेसेंस एज ए पीरियड ऑफ डायनेमिज्म एंड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। पुनर्जागरण का काल एक गतिशीलता का काल है। इसके अंदर नए नए विकास देखने को मिले, नई नई भवन निर्माण शैली इस दौरान अस्तित्व में आई, नई नई जैसे मूर्ति कला का विकास हुआ, पेंटिंग का विकास हुआ, कलाकारों का विकास हुआ, और भी तरह तरह की यानी एक तरीके से जो गतिशीलता का युग है उसे इसका दूसरा नाम दिया जाता है पुनर्जागरण। इसके बाद आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, इसके अंदर बताया गया कलात्मक रचनात्मकता का काल इसे माना जाता है। नई नई चीज़ों का उस समय आविष्कार हुआ, नई नई चीज़ों का अनुप्रयोग देखने को मिला, नई नई भाषाएं जानने का लोगों को मौका मिला, एक दूसरे की पहचान, उनकी भाषा शैली, उनकी संस्कृति, उनका खाना दाना या पहनावा, इस तरह की चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लगी। उस समय समुद्र यात्रा बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। जो भी देश समुद्र यात्रा से जुड़ा हुआ था उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे व्यापार किया, क्योंकि बड़े पैमाने पे लाभ होता था, इसलिए वो देश उभरते चले गए, खास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज। मिडिल एजेस एज ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट, इसमें बताया गया है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मध्यकाल का जो युग है, 12वीं सदी तक का जो युग है, 8वीं से 12वीं, तो वो मानते हैं इसको अंधकार युग मानते हैं। अंधकार मतलब इस समय कोई विकास नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, लैक ऑफ डेवलपमेंट, इस समय विकास ना होने के लिए इसको ये उपनाम मिला है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा होना गलत मानते हैं, क्योंकि वो इस बारे में स्पष्ट तर्क देते हैं कि कोई भी दुनिया में कोई सदी ऐसी नहीं गई है कि जब किसी विकासात्मक कार्य ना हुए हों, यानी निरंतर रूप से विकासात्मक कार्य हुए हैं। और अंधकार युग का मतलब है किसी विद्वान का या कोई नई खोज ना हुई हो, ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं गया है। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी रिकवरी ऑफ रोमन कल्चर डिड क्रिएट ए ग्रेट एडमायरेशन प्रशंसा होती है। पुरातात्विक और साहित्यिक जितने भी खोजें हुई, जितनी भी नई नई बातें पता चली, पुरातात्विक खोजों से पता चला कि कोई भी भवन निर्माण शैली, किन किन वस्तुओं से मिलके भवन बनाए जाते थे, क्या क्या खान पान खाया जाता था, क्या लोगों का व्यवसाय था, क्या लोगों के विचार थे, जीवन के अंदर क्या क्या वे गतिविधियां करते थे, उनके बारे में पता चलता है। लिटरेरी रिकवरी के अंदर पता चलता है कि उनकी साहित्यिक रुचियाँ क्या थी, वे किस तरह की पुस्तकें पढ़ते थे, किन किन चीज़ों में विश्वास करते थे, ईसाइयत का कितना प्रभाव था, कैथोलिक जो विचारधारा है उसको कितनी लोकप्रियता हासिल थी, सामंतवाद का कितना प्रभाव था, वो सब इसमें पता लगता है। तो जो रोमन कल्चर है उसने एक प्रशंसा का भाव उभार दिया। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजीज एंड स्किल्स इन एशिया हैड मूव्ड फॉर अहेड। एशिया महाद्वीप में बहुत ही अधिक कौशल और तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल उस समय होता था मध्यकाल के दौरान। तो उस समय कुछ तो मध्यकाल के दौरान और कुछ मध्यकाल के बाद बड़ी मात्रा के अंदर तकनीकी का हस्तांतरण दूसरे क्षेत्रों में हुआ, यानी यूरोप के लोगों को वो सीखने का मौका मिला। और इसी तरीके से यूरोप में अगर कोई तकनीकी प्रचलित थी तो वो इन देशों तक पहुंची, जैसे कि इंडिया, चाइना, मंगोलिया, मध्य एशिया, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह के क्षेत्रों तक पहुंची। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम एंड मंगोल कॉन्क्वेस्ट हैड लिंक्ड एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। इसमें बताया गया है कि इस्लाम का जो विस्तार है वो बहुत तेज़ी से होता चला गया। उसमें मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने एक के बाद एक साम्राज्य उन्होंने जीत लिए और उनका साम्राज्य का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। मंगोल जनजाति के बारे में बताया गया कि मंगोल जनजाति ने भी बहुत बड़े क्षेत्र को जीता
जिसमें यूरोप का भी कुछ हिस्सा था, एशिया महाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा था, अफ्रीका महाद्वीप का भी हिस्सा था। तो इस तरीके से मंगोलों ने सबसे बड़े साम्राज्य पर चंगेज़ खान ने शासन करके दिखाया। हैड लिंक्ड एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, इससे एशिया महाद्वीप और उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के बीच की नज़दीकियों को और अधिक बढ़ाया। लोग आपस में एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, उनकी संस्कृति को अपनाने लगे और सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह के संबंध उनके बीच कायम हुए। खास तौर पे आर्थिक संबंध उनके बीच कायम हुए। नेक्स्ट, यूरोपियंस लर्न नॉट जस्ट फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन्स, यूरोपियन लोग जो हैं उन्होंने केवल यूनानी या फिर रोमन लोगों से ही कुछ नहीं सीखा है, इन्हीं लोगों से, इसका मतलब है इन्हीं लोगों से नहीं सीखा है, इसके अलावा और लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि इंडिया से, इंडिया के लोगों से, ईरान के लोगों से, इराक के लोगों से, मध्य एशिया के लोगों से और चाइना के लोगों से। तो यहाँ हमें इन राज्यों का उदाहरण देते हुए बताना है कि यूरोपियन लोग सिर्फ यूनानी या रोमन के ही प्रभाव में नहीं थे, वो इन लोगों के प्रभाव में भी थे। जैसे इंडिया है पूर्व के देशों में काउंट होता है, ये ईरान इराक है मध्य एशिया में काउंट होते हैं, सेंट्रल एशिया में काउंट होते हैं, चाइना है वो एक तरह से मध्य एशिया का ही इसे भाग बोल सकते हैं, क्योंकि मध्य एशिया, इसको दक्षिण एशिया में काउंट नहीं किया जाता है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि यूरोपियन लोगों पर किन किन लोगों का प्रभाव था, यानी किस तरीके की संस्कृति इंडिया में थी, किस तरह की संस्कृति मध्य एशिया, ईरान, इराक, चाइना इन क्षेत्रों में थी। तो इनकी संस्कृति से उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी, इनकी भाषाएं सीखी, इनके साहित्य को पढ़ा, इनकी जानकारियों को साझा किया। यहाँ कोई नई खोज हुई है तो उसके बारे में उन्होंने पता लगाया। जैसे कि कागज़ का जो आविष्कार है वो चाइना ने किया और धीरे धीरे उसका आविष्कार का पता, उसको कागज़ बनाने की विधि, उस पर लिखने की जो कला है वो मंगोलों ने, क्योंकि मंगोल ने चाइना को जीत लिया था तो उनको वो तकनीकी पता चल गई। उन्होंने इस तकनीकी को यूरोप को बता दिया और यूरोप ने सारे विश्व में उसे विस्तृत कर दिया। नेक्स्ट है, ग्रेजुअली द प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेयर्स ऑफ लाइफ बिगेन टू बिकम सेपरेट, इस तरीके से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, जीवन के दो क्षेत्र उस समय अस्तित्व में आए। एक सार्वजनिक क्षेत्र होता था, एक निजी क्षेत्र होता था, ये अलग अलग सेपरेट हो गए। पहले क्या होता था, ये दोनों इकट्ठे रहते थे, पता ही नहीं चलता था सार्वजनिक क्या है और निजी क्या है, लोगों की निजी संपत्ति क्या है, सार्वजनिक क्या है, पता नहीं चलता था। लेकिन बाद में बिल्कुल क्लियर हो गया। पब्लिक स्फेयर्स के अंदर क्या क्या होता था, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या क्या इसमें शामिल करते थे, एरिया ऑफ गवर्नमेंट, राज्य का क्षेत्राधिकार या सरकार का क्षेत्राधिकार, एंड फॉर्मल रिलीजन और औपचारिक धर्म, इसमें औपचारिक धर्म को और सरकार को शामिल करते थे। प्राइवेट स्पेयर्स के अंदर, इसके अंदर परिवार और व्यक्तिगत जिंदगी को इसमें शामिल किया जाता, जो पर्सनल बातें होती थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे और परिवार को शामिल करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका पुनर्जागरण का ये टॉपिक होता है। इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिनेसेंस के अंदर पुनर्जागरण के बारे में बताया गया है। पुनर्जागरण दोबारा से विकास की अवस्था को प्राप्त करना, एक तरह से जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको फिर दोबारा से प्राप्त करना, वो पुनर्जागरण है। या खोए हुए ज्ञान को फिर विवेक शक्ति को दोबारा से अर्जित करना, वो पुनर्जागरण है। हमारे देश के अंदर भी पुनर्जागरण हुआ है, तो ठीक इसी तरीके का पुनर्जागरण यूरोपियन समाज के अंदर भी देखने को मिला। इसके अंदर सबसे पहले पीटर बर्के ने क्या बताया है कि बर्कहार्ट ने बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही है कि 12वीं सदी तक, 8वीं से 12वीं सदी तक ये दौर एक तरह से बगैर किसी विकास के रहा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा किसी भी समय, मतलब कोई भी टाइम ड्यूरेशन ऐसी नहीं है जब किसी का विकास ना हुआ हो या फिर खोज कार्य ना हुए हों। इसलिए पीटर बर्के ने ये बात सही वर्णित की है। रेनेसेंस ए पीरियड ऑफ डायनेमिज्म, इसमें समय की गतिशीलता के बारे में बताया गया, जैसे कि मिट्टी के चाक उस समय डेवलपमेंट हुआ, उसके खोज कार्य हुए, उसको यूज़ किया जाने लगा, उस चक्र का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे और उनमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। रचनात्मकता की बात आती है तो भवन निर्माण शैली के अंदर इस तरह की रचनात्मकता, मूर्ति कला में, चित्रकला में इस तरह की बात देखी गई। मध्यकाल को एक तरह से ग्लूम
ए पीरियड ऑफ ग्लूम, यानी इस समय अंधकार युग का नाम इसे दिया गया है। इसमें माना गया है कि कोई विकास नहीं हुआ, कोई नई खोज कार्य नहीं हुई, लेकिन ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। विकास की कमी हो सकती है लेकिन नहीं हुआ हो ऐसा नहीं हो सकता। आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी रिकवरी क्या बताते हैं इसमें, पुरातात्विक और हमारे जो साहित्यक जो भी हमारे पास में खोजें हैं, उन्होंने रोमन कल्चर के बारे में हमें पता चलता है कि रोमन कल्चर ने किस तरीके से प्रशंसा के भाव उभारे। रोमन कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद क्यों किया जाता था, उसके पीछे क्या वजह थी। रोमन कल्चर में जैसे कि सबसे पहले तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे किया गया। सामंतवाद की जड़ें बहुत गहरा गई थी। लॉर्ड की व्यवस्था थी, प्रॉपर्टी को जमींदारों के अंदर उसे बांटा गया। इसमें सर्वोच्च सत्ता लॉर्ड के हाथ में होती थी, उसके नीचे उससे छोटा लॉर्ड, फिर उससे छोटा लॉर्ड होता था। इसके अंदर धर्माधिकारियों का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। इसके बाद तकनीकी और कौशल के इस्तेमाल की बात की गई है, जो कि एशिया महाद्वीप से के लोगों को ऑलरेडी पहले से पता था और इसका पता बाकी क्षेत्रों को बाद में लगा। तो ये सब पुनर्जागरण काल की देन थी। एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम एंड मंगोल, इस्लाम का विस्तार भी इसी समय हुआ। मंगोलों ने जीत हासिल करते हुए एशिया और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों को आपस में इंटरलिंक किया, उनकी जानकारियां साझा हुई, वो लोग आपस में एक दूसरे से मिले जुले जाने। यूरोपियन जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ यूनानी और रोमन लोगों से ही नहीं सीखा है, इंडिया, ईरान, इराक, मध्य एशिया और चाइना के लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि मैंने कागज़ बनाने की कला, लेखन कला और जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो चाइना से ही लोगों ने सीखे हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुअली द प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेयर्स के बारे में बता रखा है कि यहाँ प्राइवेट और निजी और सार्वजनिक दो क्षेत्रों के विभाग बन गए थे, अलग अलग वो सेपरेट हो गए थे। इसमें प्राइवेट स्पेयर में क्या है और पब्लिक स्पेयर में क्या है। पब्लिक स्पेयर के अंदर आता है एरिया ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्मल रिलीजन, इसमें औपचारिक धर्म और सरकार का जो क्षेत्राधिकार है वो आता है। और जो प्राइवेट स्पेयर है उसके अंदर परिवार और व्यक्तिगत जिंदगी को इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।